बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एजाज अहमद भट्ट। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूं वो बिल्कुल सच्ची है। ये सारी कहानी का मैं ऐनी शाहिद हूं और इसकी पूरी स्टोरी जो है मैंने कवर की थी। ये लाहौर के गुंजान आबाद इलाके की कहानी है, जहां एक 43 साल खातून को बड़ी बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया था और उसकी 3 साल बेटी को चारपाई खड़ी करके उसके साथ फंदा देकर लटका दिया गया था। इस ख़तरनाक वारदात का जब पुलिस को पता चला तो पूरे इलाके की पुलिस वहाँ इकट्ठी हो गई। एसपी डीआईजी वहाँ पहुँचे, उन्होंने देखा और सारा नक्शा वगैरह बनवाया, लाशों का पोस्टमार्टम करवाया गया और उसके बाद मुलज़म की तलाश शुरू कर दी गई। लेकिन इस कत्ल की वारदात का पुलिस कई हफ्तों तक सुराग न लगा सकी। उन दिनों मैं पाकिस्तान के सबसे बड़े अखबार में क्राइम के पेज का इंचार्ज था। मुझे ऑफिस के रिसेप्शन से फ़ोन आया कि आपसे कोई शख्स मिलना चाहता है। मैंने कहा उसे ऊपर भेज दें। सेकंड फ्लोर पे मेरा ऑफिस था। एक 40-45 साल का आदमी मेरे कमरे में दाखिल हो रहा है। मैंने उसे बिठाया। मैं उस वक्त कंप्यूटर पे कोई ज़रूरी रिपोर्टें चेक कर रहा था। उस शख्स ने आते ही मुझे कहा, इजाज़ भट्ट साहब, मैं आपके फ़ीचर और क्राइम स्टोरी बहुत शौक़ से पढ़ता हूँ। मेरे साथ भी एक वारदात हो गई। मैंने उसे कहा, कौन सी वारदात? उसने कहा, मेरी बेटी को और मेरी वाइफ को किसी ने कत्ल कर दिया है। पुलिस उनके कातिलों को नहीं पकड़ रही और मैं पुलिस के दफातर के चक्कर लगा लगा के थक गया हूँ। मैंने उससे कहा, कहीं तुम उस वारदात का जिक्र तो नहीं कर रहे? उसने कहा, जी हाँ भट्ट साहब, वही मेरी बीवी थी जिसे बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया और मेरी बेटी को फंदा डाल कर कत्ल कर दिया गया। मैंने उससे बिठाया, चाय मंगवाई और साथ में बिस्किट भी मंगवाए। उसने जब चाय और बिस्किट खाते हुए मुझे कहानी सुनाई, उस शख्स ने मुझे बताया कि उसकी शादी 14 साल कबल हुई थी। उसके यहाँ 4-5 साल तक कोई औलाद पैदा ना हुई तो उसके बड़े साले ने अपनी बेटी आमिना उसे गोद दे दी। उस बेटी का नाम उसने आमना रखा और वो उसके साथ बड़ी हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारने लगे। कुछ अर्सा बाद वो सऊदी अरब चला गया। सऊदी अरब से कई साल बाद वापस आया तो आमना काफ़ी बड़ी हो चुकी थी। 3 साल कबल उसके यहाँ अपनी बेटी पैदा हो गई जिसका नाम उसने शीज़ा रखा। उसने बताया कि दोनों मियाँ बीवी छोटी बेटी शीज़ा से बहुत मोहब्बत करते थे। उनकी ज़िंदगी हंसी खुशी गुजर रही थी कि अचानक ये वारदात हो गई। डाकू घर से पैसे भी ले गए, उनके घर की रजिस्ट्री और दूसरे ज़रूरी दस्तावेज़ात भी ले गए और उसकी बेटी को बड़ी बेदर्दी के साथ कत्ल करके उसकी लाश को चारपाई के साथ लटका गए। उसे रुखसत करने के बाद मैंने मुतलका थाने के इंस्पेक्टर को फ़ोन किया जो तफ्तीशी था। उसे मैंने पूछा कि इस वारदात की अब तक क्या अपडेट है। उस इंस्पेक्टर ने मुझे बताया कि दूल्हा के शोहर ने अपने साले के दामाद पर इल्ज़ाम लगाया था कि उसने पैसों के लेन देन की वजह से उसकी बीवी को और बेटी को कत्ल किया है। हमने मकतूला के शोहर के बयान के बाद उस लड़के तनवीर को गिरफ़्तार किया और 2 हफ्ते तक उससे तफ्तीश करते रहे और हमने हर हरबा इस्तेमाल किया, लेकिन वो मुलज़म नहीं निकला। अब हम असल मुलज़म की तलाश में हैं। मैंने कहा, आप इसी तरह असल मुलज़म की तलाश में लगे रहेंगे तो वो बेचारा इसी तरह रोता रहेगा। 2-3 रोज़ के बाद उस मकतूला का शोहर एक बार फिर मेरे पास आया। उसने कहा कि मेरी बीवी और बेटी के कातिल को अभी तक पुलिस गिरफ़्तार नहीं कर सकी। भट्ट साहब, आप कुछ करें। मैंने उसे बिठाया। उसके साथ उसकी बड़ी बेटी जो उसने ले पालक बेटी बना रखी थी वो भी थी। मैंने उस बेटी को पास बुलाया। मैंने उससे कहा, क्या वाक़या हुआ था? उसने बताया कि मैं उस रोज़ स्कूल चली गई थी। स्कूल से वापसी पे जब मैं आई तो कोई दरवाज़ा नहीं खोल रहा था। मैं दरवाज़े के पास बैठ कर रोने लगी। मोहल्लेदार इकट्ठे हो गए। फिर पापा आए। पापा ने दरवाज़ा खोला तो अंदर अम्मी ज़मीन पर लेटी हुई थी और उनको किसी ने मारा हुआ था और मेरी बहन को किसी ने चारपाई के साथ बांधा हुआ था। मैंने उस बच्ची को बिठाया। मैंने कहा, बेटा आप खामोश हो जाओ, आप ये बिस्किट खाओ और चाय पियो। मैंने उसके बाद उन दोनों को वहाँ से रुखसत कर दिया। उस रोज़ इस 45 साल शख्स जिसका नाम आप जमील समझ लें, जमील के जाने के बाद मैंने पुलिस का मौक़िफ़ लेकर इस खूनी वारदात के बारे में पूरी तफसील से एक फ़ीचर लिखा। इसमें मैंने पुलिस की तफ्तीश के नकाइस को वाज़े किया। उसके बाद मैं अपने दूसरे कामों में लग गया। 1-1.5 हफ्ते के बाद मुझे उसी थाने से एएसपी का फ़ोन आया। वो एएसपी
पठान फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे। उन्होंने अपनी मीठी आवाज़ में मुझे कहा कि भट्ट साहब, आपने वो माँ बेटी के कत्ल के हवाले से एक फ़ीचर लिखा था और उसमें पुलिस को खूब रगड़ा था, अब आप आ जाएं, हमने वो मुलज़म पकड़ लिया है। मैंने एएसपी का फ़ोन सुना तो मैंने उन्हें कहा कि मैं फ़ौरी तौर पर आपके पास आ रहा हूँ, आप मुझे मुलज़म से मिलाएं। उन्होंने कहा आप अभी आ जाएं। जब मैं एएसपी के कमरे पहुँचा तो उन्होंने कहा कि बैठें। मैंने कहा जी बैठ तो मैं जाता हूँ, लेकिन आप फ़ौरी तौर पर मुझे मुलज़म से मिलाएं कि जिसने इस माँ बेटी को इतनी बेदर्दी से कत्ल किया, और आपने वो मुलज़म कैसे ट्रेस किया। उन्होंने कहा भट्ट साहब आराम से बैठ जाएं, हम आपको मुलज़म से मिलाते भी हैं और उसका इंटरव्यू भी करवाते हैं। मुझे बड़ा इश्तियाक था। मैंने कहा फ़ौरी तौर पे बुलाएं। उन्होंने कहा जी मुलज़म आपका जानने वाला है, बहुत करीबी आपका जानने वाला है। मैं हैरान हो गया। मैंने कहा मेरा कैसे जानने वाला मुलज़म है। थोड़ी देर के बाद उन्होंने बेल बजाई। उन्होंने कहा जाओ ज़रा मुलज़म को लेकर आओ। मुलज़म के जैसे ही कमरे में एंटर हुआ तो उसके हाथ में लगी हुई जब हथकड़ियाँ की आवाज़ें आईं तो मैंने ऐसे मुड़ के जब देखा तो मैं हैरान रह गया। ये उसी ख़ातून का शोहर था जो 2 दफ़ा मेरे पास मेरे ऑफ़िस में आ चुका था और मुझे बार बार कहता था कि मुलज़म नहीं पकड़े जा रहे, पुलिस को कहें कि मुलज़मों को पकड़े, मेरी बीवी कत्ल हो गई है, मेरी छोटी सी बच्ची कत्ल हो गई है और पुलिस जो है मुलज़मों को पकड़ नहीं रही। मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने कहा तुमने कैसे ये मामला किया। एएसपी ने मुझे बताया कि हमें चंद चीज़ों की वजह से इस पर शक हुआ। मैंने कहा बताएं कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं। उसने कहा सबसे पहले तो ये है कि कत्ल के 2-3 रोज़ के बाद मैंने इसे अपने ऑफिस में बुलाया कुछ ज़रूरी चीज़ें पूछने के लिए, तो ये आकर बैठ गया। थोड़ी देर के बाद मेरा एक दोस्त आ गया। मैंने उनके लिए चाय मंगवाई और इसे भी चाय पिलाई। हम दोनों दोस्त बातें कर रहे थे। अचानक हमने कह कर लगाया तो मैंने इस शख्स की तरफ देखा तो ये भी हंस रहा था। मैं हैरान हो गया। मैंने कहा इस बंदे की बीवी और बेटी कत्ल हो गए हैं और ये हंस रहा है। मुझे थोड़ा सा शक तो पड़ा, लेकिन मैंने कहा आगे देखते हैं। एएसपी ने बताया कि मैंने तफ्तीशी से कहा कि इसकी फ़ोन कॉल का रिकॉर्ड निकालो। उन्होंने फ़ोन कॉल का रिकॉर्ड निकाला। इसने उस रोज़ दोपहर 2 बजे फैसलाबाद में किसी को कॉल की हुई थी। उसके अलावा इसको मोहल्लादार ने अपने फ़ोन से इसके मोबाइल फ़ोन पर 6:20 पर कॉल की हुई थी कि तुम्हारी बच्ची रो रही है, तुम घर आ जाओ। लेकिन जब हमने इसके दफ्तर से इसका रिकॉर्ड चेक किया तो ये दफ्तर से 5:15 पर निकल चुका था, यानी इसके मोहल्लादार के बताने के 1 घंटा पहले ये ऑफिस से निकल चुका था। हमने फैसलाबाद वाली कॉल चेक की कि ये किस शख्स की कॉल है, तो पता चला ये इसके भाई की कॉल है। उसके भाई ने बताया कि इसने मुझे 2 बजे फ़ोन करके कहा था कि तुम्हारी भाभी को और मेरी बेटी को डाकुओं ने कत्ल कर दिया है, तुम लाहौर आ जाओ। हमें शक पड़ गया कि जब कत्ल के बारे में मोहल्लादारों ने इसको 6:20 पर बताया तो ये 5:15 बजे ऑफिस से क्यों निकल गया, और 2 बजे इसने कैसे बता दिया कि इसकी बीवी को और बेटी को कत्ल कर दिया गया है। इस बात से हमें इस पर मज़ीद शक हो गया। एएसपी ने बताया कि सबसे अहम शक हमें इस पर उस वक़्त पड़ा जब इसने कहा कि मैंने सुबह बड़ी बेटी के स्कूल जाने के बाद अपनी बीवी के साथ पराठे के साथ नाश्ता किया था और नाश्ता हम दोनों ने इकट्ठे किया था। इसका ये वाला बयान उस वक़्त झूठा साबित हुआ जब हमने मकतूला की पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखी, जिसमें लिखा था कि मकतूला मरते वक्त भूखी थी, उसने कोई खाना नहीं खाया हुआ था, उसने कुछ भी नहीं खाया हुआ था। इस बात से मैं शक पड़ गया कि इसने झूठ भी बोला। 2 बजे इसने अपने भाई को भी फ़ोन किया था और दफ्तर से भी पहले निकल गया था। इस वजह से हमने इसको इंटेरोगेट किया। जब इंटेरोगेट किया तो इसने सब कुछ उगल दिया और इसने बताया कि इसने अपनी बीवी पर शक पड़ने पर उसे कत्ल कर दिया था। मैंने एएसपी को कहा कि मुझे इसके साथ इंटरव्यू करना है और अकेले में करना है। उन्होंने मुझे एक अलग कमरे में 2 कांस्टेबल बाहर खड़े कर दिए। उस शख्स के साथ इंटरव्यू करने की पूरी इजाज़त दे दी। मैंने उसको अलहदा किया। मैंने कहा जमील, तुम अपने आप को धोखा दे रहे थे, पुलिस को धोखा दे रहे थे या मुझे धोखा दे रहे थे? तो उसने सर नीचे झुकाए रखा। मैंने उसको पूछा बताओ ये तुमने सब कैसे किया। इस बात पर जमील ने मुझे कहा कि हमारी शादी जब हुई थी तो हम हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे थे। 4-5 साल तक जब हमारे यहाँ कोई बच्चा ना हुआ तो मेरे बड़े साले ने अपनी बेटी हमें दे दी, जिसे हमने ले पालक बेटी बना लिया। उस बेटी को हम पाल पोस कर बड़ा कर रहे थे। इस दौरान मैं सऊदी अरब चला गया। सऊदी अरब जाकर मैंने पैसे भेजना शुरू किए तो वहाँ से
جو پیسے بھیجے میری بیوی نے اس سے ایک پلاٹ خریدا اور ایک مکان بنانا شروع کر دیا۔ جب وہ مکان بن گیا تو میں پاکستان واپس آ گیا۔ جب پاکستان واپس آیا تو مجھے پتہ لگا کہ وہ مکان میری بیوی نے اپنے نام لکھوایا ہے۔ میں نے اسے کہا کہ تم نے یہ مکان میرے نام کیوں نہیں لکھا؟ مجھے اپنی بیوی کی وہ بات پسند نہ آئی۔ میری بیوی نے کہا آپ اب اپنے نام کروا لیں۔ میں نے کہا نہیں، تم نے پہلے کیوں نہیں کروایا؟ کچھ عرصہ گزرا تو میری بیوی نے بتایا کہ وہ ماں بننے والی۔ میں نے کہا ہمارے ہاں 12-13 سال تو کوئی اولاد ہوئی نہیں، اب کیسے؟ اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے ہے، لیکن مجھے اس پر شک ہو گیا۔ کچھ عرصہ بعد ہمارے ہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام ہم نے شیزہ رکھا۔ بس میرے دل میں وسوسہ رہتا تھا کہ یہ شیزہ میری بیٹی نہیں ہے۔ شیزہ جب 2 سال کی ہوئی تو میرا اور میری بیوی کا بہت زیادہ جھگڑے ہونے لگے۔ اب وہ 3 سال کی ہو چکی تھی تو مجھے اپنی بیوی پر اکثر شک ہوتا رہتا تھا۔ وقوعہ کے روز بڑی بیٹی اسکول چلی گئی تو میں نے ایک بار پھر اپنی بیوی سے جھگڑنا شروع کر دیا۔ میں نے اسے کہا کہ شیزہ ہماری بیٹی نہیں ہے۔ اس نے کہا میں آپ کو کون سی قسم کھا کے بتاؤں کہ شیزہ ہماری ہی بیٹی ہے؟ میں نے کہا نہیں، میں اس بات کو نہیں مانتا۔ میں نے کپڑے دھونے والا ڈنڈا پکڑا اور پیچھے سے اس کے سر پہ وار کیا۔ اس کو شدید چوٹ لگی، وہ نیچے گر گئی۔ تو اس نے میری طرف دیکھ کر کہا یہ کیا کیا آپ نے؟ اتنے میں میں نے ایک اور ڈنڈا اس کے سر میں مار دیا۔ وہ بالکل قریب المرگ تھی۔ تو میں نے اس سے کہا کہ تم جھوٹ بولتی ہو، یہ شیزہ میری بچی نہیں۔ اس نے کہا مرتے ہوئے کوئی جھوٹ نہیں بولتا، تم مجھے مارنا چاہتے ہو مار دو، لیکن میں تمہیں یہ بتاتی ہوں کہ شیزہ تمہاری ہی بیٹی ہے۔ کہتا مجھے اور غصہ آ گیا۔ میں نے اسی کے دوپٹے کو اس کے گلے میں پھندا بنا کر زور سے کھینچنا شروع کر دیا۔ تو میری بیوی نے مجھے کہا کہ مجھے مار تو رہے ہو لیکن تم بھی نہیں بچو گے۔ میں نے اس سے کہا کہ مجھے کون پکڑے گا؟ تو اس نے ایسے ایک دم دائیں بائیں دیکھا تو توے پر روٹی رکھی ہوئی تھی۔ اس نے کہا یہ روٹی میری گواہی دے گی اور تم پکڑے جاؤ گے۔ تو کہتا ہے کہ میں اس کا بیان سن کے تو ہنسنے لگا۔ میں نے کہا یہ روٹی مجھے پکڑے گی؟ میں نے کہا یہ روٹی مجھے پکڑائے گی؟ اور پھر میں نے اس کے گلے کو زور سے دبانا شروع کر دیا دوپٹے کے ساتھ اور اس کی جان نکل گئی۔ جب وہ مر گئی تو ایک دم مجھے اس وقت ہوش آیا کہ میری چھوٹی بیٹی جو 3 سال کی تھی اس نے بھی اندر رونا چلانا شروع کر دیا۔ میرے ذہن میں ایک دم اور منصوبہ آیا۔ میں نے فوری طور پہ اس کے بھی گلے میں پھندا ڈالا، اس کو بھی مارا۔ اس کے بعد اس کی چارپائی کھڑی کی کمرے میں، اس کے ساتھ اس کی لاش کو لٹکا دیا اور اپنی بیوی کی لاش کو بھی کھینچ کے اندر رکھ دیا۔ جب یہ دونوں لاشیں اندر رکھ دی، میں نے گھر میں سارا سامان الٹا پلٹا دیا، پیسے نکالے، رجسٹری نکال کے جلا دی اور دوسرا سامان جو ہے وہ میں نے سارا اکٹھا کر کے سٹور روم میں رکھ دیا۔ اس کے بعد میں گھر سے فیکٹری چلا گیا۔ فیکٹری میں جا کے میں نے تھم امپریشن سے اپنی حاضری لگائی اور وہاں بیٹھا انتظار کرتا رہا کہ میں کب چھٹی ہوگی تو میں یہاں جاؤں گا۔ اس کے بعد سارا معاملہ کو پتہ ہی ہے کہ محلے داروں نے فون کیا اور پھر میں فیکٹری سے گھر آیا اور پولیس نے اس کے بعد پتہ نہیں کن طریقوں سے مجھے پکڑ لیا۔ میں نے اسے کہا کہ تمہیں کسی طریقے سے نہیں پکڑا گیا، تمہاری بیوی نے کہا تھا کہ تمہیں یہ روٹی پکڑائے گی اور اس روٹی نے تمہیں پکڑایا ہے، کیونکہ تم نے اس دن بیان کیا تھا کہ تم نے اور تمہاری بیوی نے اکٹھے روٹی کھائی تھی، لیکن روٹی تم نے نہیں کھائی تھی اور تم نے جھوٹ بولا تھا۔ آخرکار وہی روٹی تمہارے لیے پھانسی کا پھندا ثابت ہوئی۔ میں اتنا کہہ کر باہر آ گیا۔ میں واپس آفس آتے ہوئے سوچنے لگا کہ ایک روٹی نے اتنے بڑے شاطر ملزم کو کیسے پکڑوایا اور اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے اس قاتل کو اس کے انجام تک پہنچایا۔ بہت شکریہ۔